दोस्तों यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी न्यू एग्जाम का रिक्रूटमेंट टेस्ट कल कंडक्ट हो गया है। इस एग्जाम के बाद बच्चों के चेहरे पे मिक्स्ड इमोशन थे। बहुत कम बच्चे खुश थे और बहुत ज्यादा बच्चे दुखी थे, क्योंकि दोस्तों एग्जाम अनएक्सपेक्टेड था, लेंदी था, टफ था और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको ऐसा लगा कि भाई हम इस पर्टिकुलर एग्जाम में अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, हम शायद बेटर कर सकते थे, बट पेपर ने हमें थोड़ा सा परेशान कर दिया। अब दोस्तों एग्जैक्ट रिजल्ट हमारा क्या होगा वो तो हमें अगले 15-20 दिनों में पता लग जाएगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट टेस्ट का रिजल्ट जब तक आ जाता है। बट हमारा एक्शन पॉइंट क्या होना चाहिए नेक्स्ट फ्यू डेज का हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा फ्यूचर प्लान क्या होना चाहिए हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप ये वीडियो एंड तक देख सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर मेरे सजेशन रहेंगे, आप उनको माने ना माने वो आपकी मर्जी है, बट मैं आप लोगों को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा फ्रॉम द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, ठीक है। एंड दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं लाइक ESICDD, ईपीएफओ एपीएफसी ईओ, ठीक है, एएलसी एग्जाम, एलयू एग्जाम, उनके रिगार्डिंग गाइड करते हैं और एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों जो कल आप लोगों ने एग्जाम दिया है यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी ईओ का, आप लोग जानते हैं कि भाई पेपर में आप लोगों को काफी लेंदी पेपर देखने को मिला और पेपर डिमांडिंग पेपर था। मतलब जिस बच्चे ने बहुत एफर्ट डाले थे उसको ही अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिला, जिस बच्चे ने थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच फॉलो किया उसका भी पेपर ठीक हुआ। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बहुत मेहनत के बाद भी पेपर को एक्सपेक्टेड लाइन पे परफॉर्म नहीं किया। अब दोस्तों के मल्टीपल कारण हो सकते हैं, ठीक है, हर किसी का अलग अलग रीजन होगा। बट अब हमें क्या करना चाहिए इस टाइम पर? सबसे पहले तो हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि भाई चीजें कैसी रही हैं इस पूरी एग्जाम प्रिपरेशन में, ठीक है। हमारे लिए पॉजिटिव बातें क्या थी, हमारे लिए नेगेटिव बातें क्या थी, वो हमें सारी एक बार नोट डाउन करनी, क्योंकि हम विदाउट इंट्रोस्पेक्शन अगर आगे बढ़ेंगे तो शायद जो गलतियां हमने इस एग्जाम में करी हैं वही गलतियां हम आगे भी रिपीट करते रहेंगे। तो यहां पर इंट्रोस्पेक्शन हर एक मैच्योर एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक ऐसे जीवन के पड़ाव पे हैं जहां पर अगला कदम रखना अगेन बहुत सोच समझ के रखने वाली बात है। तो उस कदम को रखने से पहले आप लोगों को पुराने सारे कदमों की लर्निंग से एक बार आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि मेरे पिछले कदम कैसे थे, कहां पर मुझे कैसी ठोकर लगी, कहां पर मुझे ध्यान रखना है, तभी आपका नेक्स्ट कदम एक सही डायरेक्शन में हो पाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन और इंटेंसिटी हर चीज डिपेंड करेगी आपकी पुरानी लर्निंग्स पे। दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन का टाइम लगा के या इस वीक का टाइम लगा के एक बार हम अच्छे से अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि भाई इस पूरी एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान, ईपीएफओ एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान कौन सी ऐसी चीजें थी जो काफी अच्छी हुई और जो काफी खराब हुई। मतलब जैसे अगर मान लो मैं एक एस्पिरेंट हूं, मैं नॉर्मल एस्पिरेंट की बात करूंगा, जो बहुत सारे बच्चे मेरे टच में थे उनकी मैं रेफरेंस में एक एवरेज बच्चे की बात करूंगा कि बहुत सारे बच्चों ने इस एग्जाम की नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मतलब 29 जुलाई के बाद उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। नो डाउट दोस्तों इस एग्जाम का हल्ला मैं काफी पहले से मचा रहा था कि भाई एग्जाम आने वाला है, आने वाला है, ठीक है। जनवरी में मैंने बोल दिया था कि भाई मार्च में रेगुलेशन चली जाएगी और आपको मोस्ट प्रॉब्ली जून में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। 1 महीना लेट नोटिफिकेशन आई, लेकिन बच्चों ने मुझे काफी गालियां निकाली कि सर आप तो नोटिफिकेशन कह रहे थे नहीं आई, नहीं आई, 29 जुलाई को आ गई। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को, ठीक है, प्रिपरेशन के मोड से थोड़ा सा दूर रखा कि भाई नोटिफिकेशन आने के बाद देखेंगे, शायद नोटिफिकेशन आए ही ना। तो यहां पर जो आप स्पेक्टेटर बन के बैठे हुए थे उसने भी शायद आपको हार्म किया होगा। और आपको जो टाइम मिला एग्जैक्टली प्रिपरेशन का फॉर दिस एग्जाम, जहां पर 15 कंपोनेंट आप लोगों को प्रिपेयर करने थे, वो टाइम शायद इनफ नहीं था। तो जो भी अच्छी बात है, बुरी बात है, जैसे मैंने आपको एक नेगेटिव बात बताई कि भाई आप लोगों ने काफी टाइम होल्ड ऑन पोजीशन में रखा कि चलो लेट्स वेट फॉर द नोटिफिकेशन, तो वो एक बैड थिंग थी। लेकिन अच्छी बात क्या थी? अच्छी बात थी कि भाई 4 महीने के पीरियड में, 4 महीना जिसमें से मैं बोलूंगा कि बीच में त्योहार वगैरह भी आ गए, ठीक है, कुछ और भी ऑफ्स वगैरह आ गए और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी, उनके बावजूद आप लोगों ने काफी तगड़ी प्रिपरेशन करी, काफी अच्छी प्रिपरेशन करी। आप लोगों ने कंपोनेंट ना सिर्फ जो है कवर किए बल्कि उनको बार बार रिवाइज भी किया। तो यहाँ पे वो एक अच्छी बात थी कि भाई आप लोगों ने काफी इंटेंसिटी के साथ प्रिपरेशन करी। तो जो भी आपकी इस प्रिपरेशन की अच्छी और बुरी बात थी आप लोगों को पक्का नोट करनी चाहिए, एक बार पक्का अपने दिमाग में घुमानी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए लर्निंग्स हैं। भाई आगे अगर आप आगे किसी एग्जाम को अप्रोच करने वाले हो तो उस एग्जाम को कैसे आप लोगों को अप्रोच करना चाहिए। क्या उस एग्जाम की प्रिपरेशन सिर्फ नोटिफिकेशन की बात करनी पड़ेगी या फिर आप पहले से स्टार्ट कर सकते हो? ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और आपको जो है सजेशन देना चाहूंगा, आप शायद मुझसे एग्री भी करेंगे कि ईपीएफओ एग्जाम की प्रिपरेशन में आप लोगों ने लगभग 14-15 कंपोनेंट्स प्रिपेयर किए हैं और जब आप पेपर देके बाहर निकले होंगे तो आपको लगा होगा कि यार इस एग्जाम में उसी बच्चे की सिलेक्शन पॉसिबल है जिस बच्चे ने हर एक कंपोनेंट का सिंपल और मॉडरेट क्वेश्चन ठीक किया होगा। क्योंकि टफ क्वेश्चन तो हर कंपोनेंट से आए हैं और वहां पर ऐसे भी क्वेश्चन थे जहां पर आप कुछ भी अटेम्प्ट करने की पोजीशन में नहीं थे। फॉर एग्जांपल जो गुड़म एरिया वाला क्वेश्चन था विशाखापट्टनम वाला हिस्ट्री का, दैट वाज वेरी टफ क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी टफ क्वेश्चन। तो 15 कंपोनेंट्स जो एग्जाम के प्रिपरेशन में थे
ठीक है। इनमें से कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि मैं कहता हूं कि यूनिवर्सल कंपोनेंट है। यूनिवर्सल से मेरा मतलब यहां पर क्या है कि भाई आप किसी भी एग्जाम की क्यों ना तैयारी करें, ये कंपोनेंट आपको वहां पर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे अगर मैं क्वांट की बात करूं, रीजनिंग की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं और करंट अफेयर की बात करूं, तो ये 4 कंपोनेंट आपको हमेशा हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन नोटिफिकेशन से पहले नहीं भी करना चाहते हैं, तो भाई इन 4 कंपोनेंट को तो कर ही लो, क्योंकि ये तो किसी भी एग्जाम में काम आएंगे। नोटिफिकेशन आए या ना आए, ईपीएफसी की तैयारी करो ना करो, किसी और एग्जाम में तो काम आएंगे ही आएंगे। तो इन कंपोनेंट को कर लेना चाहिए। तो आगे के लिए एक लर्निंग मिल गई कि यार जो भी हमारे कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि कॉमन है हर एक एग्जाम में, वो हमारे ऑन द टोज, ऑन दी फाइनल लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे हर टाइम पर होने चाहिए। तो ये लर्निंग है। ऐसी एक जो है नेगेटिव या पॉजिटिव लर्निंग क्या है? पॉजिटिव लर्निंग क्या है भाई, हमें ये पता लग गया कि भाई किसी भी एग्जाम को अप्रोच करने के स्टेप्स क्या होते हैं। कि भाई एक बार सिलेबस कवर करो, ठीक है, सिलेबस कवर करने के बाद अच्छे से रिवाइज करो, रिवाइज करने के बाद अच्छे से प्रैक्टिस करो। यही बेसिक मंत्र है किसी भी एग्जाम की सिलेक्शन का, अगर आपने अपने रिजल्ट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है। तो यहां पे ये भी लर्निंग हमें मिली। तो ये जितनी भी गुड एंड बैड थिंग्स थी फ्रॉम द ईपीएफओ एग्जाम प्रिपरेशन, वो आप लोगों को एक बार माइंड में घुमानी है। अब दोस्तों सेकंड चीज क्या करनी है? सेकंड चीज करने के बाद हमें ये भी एनालाइज करना है कि हमने अगर बहुत अच्छी मेहनत करी, हमारे फुल लेंथ मार्क्स में बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, वहां पर हम एक सेट नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे थे, तो एग्जाम हॉल में एग्जैक्टली क्या गलत हुआ? क्या हम जो है अटेम्प्ट जितने करने चाहिए थे उतने नहीं कर पाए, या फिर हमारी एक्यूरेसी पुअर रह गई, हम उतनी एक्यूरेसी मेंटेन कर नहीं पाए, या फिर हम टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर पाए एग्जाम हॉल में, ठीक है, या फिर हम अपने इमोशंस, अपनी एंजाइटी को कंट्रोल नहीं कर पाए। क्या एग्जाम हॉल में एग्जैक्टली गलत हुआ, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हर बार एग्जाम हॉल पे जाके ही आपको अपनी परफॉर्मेंस का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जो सिचुएशन आज आपके साथ या कल आपके साथ बीती है, वो आगे भी बीत सकती है। तो उसको कैसे डील करना है, मतलब उसके लिए कैसे खुद को रेडी करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ये चीजें बहुत जरूरी हैं। आज अगर आपने कोई गलती करी है जिसकी वजह से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो वो आगे गलती ना हो, ये हमें सोचना ही पड़ेगा आज। तो व्हाट वेंट एग्जैक्टली रॉन्ग इन द एग्जाम हॉल, यू मस्ट इंट्रोस्पेक्ट दिस, कि भाई कहां पर गलती हुई, हमने कहां पर किस पॉइंट पर अपने आप को नेगेटिव डायरेक्शन में डाल दिया। अगर गलती हुई है तो, अगर अच्छा हुआ तो बहुत बढ़िया है भाई, फिर आपने अच्छे से कैरी किया। लेकिन अगर गलती हुई है तो क्यों गलती हुई है आपको देखना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट, हम हमेशा कह रहे हैं कि भाई एग्जाम में सिर्फ आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, आप किस तरीके से खुद को अटेम्प्ट पेपर में लेके जाते हैं, एटीट्यूड कैसे आपका रहता है, आप कैसे अपने 30 मिनट्स के 4 स्लॉट्स जो है फुलफिल करते हैं, उससे आपके अटेम्प्ट डिसाइड होते हैं। तो एक और पॉइंट क्या है कि भाई व्हाट आर द फ्यूचर ऑप्शंस, आपको अब यहाँ पर एक बार बैठ के ये डिसाइड करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स, फैमिली, कि भाई मुझे आगे क्या करना चाहिए, ठीक है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। और सबसे पहले आपको अपने एंड पे सोचना पड़ेगा। जैसे एक स्टूडेंट थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, ही वॉज करेंटली सर्विंग एज एपीएफसी ऑफिसर। तो जब उनका यूपीएससी एग्जाम नहीं निकला, तो उन्होंने अपने सामने पेपर पे सारे ऑप्शन लिख लिए। अच्छा ये मेरा ऑप्शन है, ये मेरा ऑप्शन है, ठीक है, प्राइवेट जॉब, ठीक है, देन प्रिपेयरिंग फॉर लोअर लेवल एग्जाम्स लाइक आईबीपीएस, पीओ वगैरह, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद के उन्होंने ऑप्शन लिखे। देन उन्होंने रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स, आरबीआई ग्रेड बी टाइप, नाबार्ड ग्रेड ए टाइप, और यूपीएससी के कोई और अगर एग्जाम आएंगे, ऐसे उन्होंने ऑप्शन लिख लिए। और सबके उन्होंने प्रोज एंड कॉन्स लिख लिए कि अच्छा इसका प्रो ये है, इसका कॉन्स ये है, इसका प्रो ये है, इसका कॉन्स ये है, इसका प्रो ये है, इसका कॉन्स जो है ये है। हर एक का उन्होंने ये लिखा। तो दोस्तों यहाँ पे उनके पास जब लास्ट में उन्होंने देखा कि भाई हाँ बेस्ट स्कोर इसका आ रहा है, तो उन्होंने एपीएफसी एग्जाम को चुन लिया। आप समझ रहे हो किस तरीके से रैशनल मैनर से उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान्स को जो है चेक किया। अब यहाँ पे देखो, किसी बच्चे की अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है या किसी बच्चे की एज हो गई है, तो उसके इसमें प्राइवेट जॉब इज अ गुड ऑप्शन। कि भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बिना तो क्या ही कर पाएंगे, जब पेट में रोटी नहीं जाएगी तो हम कैसे आगे चल पाएंगे। तो यहाँ पे ये चीजें आप लोगों ने एक बार अच्छे से सोचनी है, और बहुत रैशनली, देखो इमोशनली नहीं। ये प्रिपरेशन एक दलदल है, आपको हर बार ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा और कर लेता, थोड़ा सा रह गया, बस थोड़ा सा रह गया, लेकिन वो थोड़ा सा बहुत बड़ा गैप रहता है, सिलेक्शन और नॉट सिलेक्शन। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत रैशनली पेरेंट से बात करके, अपनी सिचुएशन देख के, अपनी एज देख के आप लोगों को डिसाइड करना है कि भाई मेरे पास फ्यूचर ऑप्शन क्या है, और कहाँ पे मैं अपनी ईपीएफओ एग्जाम की प्रिपरेशन यूटिलाइज कर सकता हूँ बेटर वे में, और क्या मुझे वो प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द टाइम टू इम्प्रूव अवर लाइफ स्टाइल। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कह रहा हूँ, और बहुत नेग्लेक्टेड पॉइंट है, ठीक है। हम एक ऐसे इरा में इस टाइम, ऐसे एक सिचुएशन में इस टाइम, जहां पर सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, जहां पर एक जनरेशनल चेंज आ रहा है, और जहां पर लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं कहूंगा कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को डिसिप्लिन्ड बनना पड़ेगा,
आप लोगों को एक जो है सोशल मीडिया से दूरी, एक सेल कहते हैं ना, एक पॉजिटिव डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि भाई आप लोगों को अच्छी हैबिट्स फॉलो करनी पड़ेंगी। अच्छी हैबिट से मेरा मतलब क्या है कि मॉर्निंग वॉक, ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज, देन मेडिटेशन, देन गुड स्लीप, गुड फूड, ये सब चीजें इंपैक्ट डालते हैं दोस्तों। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि भाई एक अच्छा शरीर ही एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकता है, एक अच्छा माइंडसेट ही एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकता है, उसी से हमारी कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है। तो यहाँ पे ये सब चीजें आप लोगों को सोचनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं है, ट्रस्ट मी। सिर्फ मेहनत से आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा नहीं, बहुत सारे और फैक्टर भी यहाँ पर जो है इन्वॉल्व होते हैं। नो डाउट 80% 90% मेहनत का रोल है, लेकिन 20% और भी चीजें। तो यहाँ पे लाइफस्टाइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, ओबीस हो गए, ठीक है, नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, बर्नआउट फील कर रहे हैं। जब आप अच्छी बॉडी शेप में ही नहीं रहोगे, जब आप अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करोगे, तो ये प्रॉब्लम आएंगी, कंसंट्रेशन वीक होगी। तो यहाँ पे ये चीजें आपको इंट्रोस्पेक्ट एक बार करनी चाहिए। एंड दोस्तों लाइफस्टाइल इसलिए भी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि हम आगे जो है 70-72 साल तक जीने की सोचते हैं। तो यहाँ पे अगर अच्छा लाइफस्टाइल होगा तो हम अपनी लाइफ आगे और अच्छी बढ़ा पाएंगे। तो ये तो एक यूनिवर्सल पॉइंट हो गया, बट बाकी जो 3 मैंने आपको पॉइंट बताया वो एग्जाम स्पेसिफिक पॉइंट है, यू मस्ट थिंक अबाउट देम। और दोस्तों अगर मैं आगे की अपॉर्चुनिटीज की बात करूं कि भाई अगर हमने ईपीएफओ एग्जाम की प्रिपरेशन करी है तो हमें आगे और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं। देखो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, जो बच्चे अभी 25 साल, 24 साल, 23 साल ऐसी उम्र के हैं, यंग है, ईपीएफओ एग्जाम की प्रिपरेशन में पहली बार कूद गए ग्रेजुएशन के बाद, तो अभी तो उनके लिए एक पेंडोरा बॉक्स खुला है फर्दर एग्जाम्स प्रिपरेशन का। लेकिन अगर आपने ईपीएफओ एग्जाम प्रिपरेशन में हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इको, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश ये कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं, तो आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम एक अच्छा ऑप्शन लगेगा फॉर द फ्यूचर एग्जाम। थोड़ा टफ एग्जाम है ईपीएफओ से, लेकिन बहुत अच्छे रिटर्न भी हैं अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे। तो यहाँ पे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम आप सबके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो कि रेगुलर होता है सबसे खास बात, और आप लोगों को बहुत अच्छा कंपटीशन और एक बहुत अच्छी पावर प्रोफाइल देखने को मिलती है आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड। दोस्तों इसी तरीके से एक बहुत सिमिलर एग्जाम है यूपीएससी ईपीएफओ से, वो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में डिप्टी डायरेक्टर का एग्जाम। दोस्तों ये पोस्ट इक्विवेलेंट है ईपीएफसी पोस्ट के, ठीक है, लेवल 10 पोस्ट है, क्लास ए ऑफिसर पोस्ट है। और इसका जो एग्जाम है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी भाई नेक्स्ट ईयर 2026 में इसका एग्जाम एक्सपेक्टेड है। अभी वैकेंसीज भी खाली है, मैंने आरटीआई भी डाला हुआ है लेकिन रिप्लाई नहीं आया, मैंने फर्स्ट अपील भी कर दिया उसके खिलाफ, तो देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। बट इसका एग्जाम सूत्रों के हवालों से यही खबर है कि भाई इसका एग्जाम 2026 में एक्सपेक्टेड है। ये एग्जाम इससे पहले 2022 में कंडक्ट हुआ था और काफी मतलब अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी उस टाइम पर आई थी। अब 2026 में इसको हम सोच रहे हैं। दोस्तों असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एक ऐसा पोस्ट है जो कि अगेन गैजेटेड पोस्ट है, और ये मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर, और ये भी क्लास ए लेवल 10 ऑफिसर पोस्ट है। इसका भी एग्जाम जो है सेकेंड हाफ ऑफ 2026 में एक्सपेक्टेड है। काफी अच्छे इसके भी जो है रूमर्स आ रहे हैं। हमने अगेन इसके रिगार्डिंग भी आरटीआई डाला था, जहां पर उन्होंने वैकेंसीज तो बता दी बट एग्जाम प्रोसेस अभी चालू नहीं हुआ है, ऐसा बोला था उन्होंने। एपीएससी एग्जाम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर मैं श्योरिटी से तो नहीं कह सकता कि एग्जाम कब आएगा, बट जो खबरें हैं वो यही कह रही है कि भाई अब ये एग्जाम 2027 में हो सकता है, क्योंकि अगले कुछ सालों तक यूपीएससी इसको अल्टरनेट ईयर्स में जो है कंडक्ट करवाएगी, और ईपीएफओ के अंदर ये प्लान था, इसलिए उन्होंने 2027 की बात बोली है। स्टेट पीसीएस एग्जाम हमेशा एक अच्छे ऑप्शन रहे हैं। अगर आपने यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम की तैयारी करी है तो बहुत सारे कंपोनेंट आपने ऐसे प्रिपेयर कर लिए जो कि स्टेट पीसीएस एग्जाम का भी पार्ट है। एंड दोस्तों रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम, रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई ग्रेड बी में आपका क्यूआरई का लेवल थोड़ा सा टफ जरूर होगा, लेकिन वो आपने थोड़ा बेसिक पढ़ लिया है, ठीक है। देन करंट अफेयर, देन आपने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है, आपने फाइनेंस एंड मैनेजमेंट जो कंपोनेंट है वहां पे अकाउंट्स पढ़ लिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, और मैनेजमेंट थ्योरी है, पढ़ सकते हैं उसको आगे, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आप कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम। आरबीआई ग्रेड बी 32 लाख का सीटीसी है। देन सेबी ग्रेड ए एग्जाम, नबार्ड ग्रेड ए एग्जाम, और पीएफआरडी है। बहुत सारे ऐसे बॉडीज हैं जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं, लेकिन यहाँ पे जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आप इन एग्जाम्स की तरफ भी आ सकते हैं। तो अगर आपने प्रिपरेशन कर ली है, ईपीएफओ एग्जाम के आगे भी एग्जाम देने की सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे अंदर दम है और मैं करूंगा अभी आगे, तो आप इन एग्जाम्स के बारे में एक जो है राय ले सकते हैं और अपना ऑप्शन अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे मैं एक और पॉइंट बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे घर वालों से एक बार अच्छे से सलाह कर लीजिए, क्योंकि वो आपको एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, एक शील्ड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब कोई एग्जाम मैंने शायद मिस नहीं किया है, ईएसआईसी डीडी, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम है, एसएससी एग्जाम है, ठीक है, बैंकिंग पीओ एग्जाम है, आप उनकी तरफ भी रुख कर सकते हैं। आप अपनी इंटरेस्ट, अपनी रिक्वायरमेंट, अपने विजन, अपने गोल के हिसाब से अपने लिए एग्जाम चूज करिए, क्योंकि वो ऐसा एक पॉइंट होता है जहां पर हम फिर सेल्फ मोटिवेटेड फील करके एग्जाम तैयारी करते हैं, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से कुछ सजेशन थे, आप इनको जो है फॉलो कर सकते हैं। एंड दोस्तों मैं यही कहूंगा कि देखो आप लोगों ने बहुत मेहनत करी,
बहुत एफर्ट डालें, ये एफर्ट कभी भी वेस्ट नहीं जाते हैं। आपकी नॉलेज ईपीएफओ एग्जाम की वेस्ट नहीं जाएगी। आप लोगों ने जो ज्ञान हासिल किया वो कहीं ना कहीं लाइफ के किसी भी पॉइंट पे आपको पक्का हेल्प करेगा। तो आप बिल्कुल निराश मत होइए। नो डाउट हमारे सपने जुड़े हुए थे इस पर्टिकुलर पोस्ट से, हमारे इमोशंस जुड़े हुए थे, बट अगर चीजें अच्छी नहीं हुई हैं तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है, और अच्छे से आगे चीजों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।